एक सवाल यह भी है कि आखिर कितना वक्त लग सकता है खासतौर पर बंगाल की तस्वीर साफ होने में। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो तब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये क्लियर हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस ने एक अच्छी खासी बढ़त और जो रिवर्स नहीं की जा सकती उतनी बीजेपी के ऊपर बना ली थी। लेकिन इस बार देवेंद्र, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत विवाद भी करने की कोशिश की जा सकती है काउंटिंग के दौरान, हो सकता है काउंटिंग थोड़ी धीमी भी चले, तो हो सकता है हम थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े। ये होगा सौरभ, क्योंकि अभी आप समझिए कि ये एक तरह से इलेक्शन का तीसरा फेज हो रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। ये इलेक्शन 3 फेज का था, 2 फेज का नहीं था। 2 फेज में वोटिंग हो गई और तीसरे फेज में दोनों तरफ से जैसे तैयारी चल रही है उसमें आप देखेंगे कि एक एक छोटी से छोटी गलती पकड़ के उस पर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि पेन लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है। पेन लेकर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में, आज की तारीख में पेन में कैमरा बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर इतने ऑब्जेक्शन हो रहे हैं और इतना एक कट थ्रोट कंपटीशन एक तरह से कहें जिसे इलेक्शन का, तो वो अगर नज़र आ रहा है तो समझिए कि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। फिर भी सौरभ 12 बजे तक आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि ये आसार बंगाल आमतौर पर नहीं देता कि बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन हो। अमूमन वो ये एक तरफ से मैंडेट अपना क्लियर देता है। हालांकि पहले के आप जितने उदाहरण उठा के देखें उसमें एक ज़रूर फ़र्क है इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो, कि उसमें क्योंकि मुस्लिम वोट स्विंग हो जाता था तो उसमें बहुत आसानी के साथ जो भी पार्टी, नई पार्टी जिसको आना होता था वो आसानी से आ जाती थी। चाहे लेफ्ट को हटा के कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस या टीएमसी को बात करें, या कांग्रेस को हटा के लेफ्ट जैसे आई और लेफ्ट को हटा के जैसे टीएमसी आई। बीजेपी के केस में होगा कि अगर ये बदलाव होता है तो उसको सिर्फ 70% वोट के हिसाब से ही करना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि 12 बजे तक तस्वीर एकदम से साफ हो जाए। ये जो 2 दिन बीजेपी ने और फिर टीएमसी ने भी एक दिन अपने वर्कर्स की क्लास ली है काउंटिंग डे के लिए, क्या बताया गया इनको? उसमें सौरभ, जैसे पहले बीजेपी के हिसाब से अगर बात कर लें तो 6 डिवीजन में बांटा गया था बंगाल को, और 6 डिवीजन में बांट के 30-30 विधानसभा, 40-40 विधानसभा के हिसाब से एक एक बैठक बुलाई गई और हर विधानसभा में पहले 6 लोगों को बुलाया गया और उनको शुरू से प्रक्रिया की काउंटिंग की प्रक्रिया, बैलेट कैसे खुलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, किन चीज़ों को ऑब्जेक्शन करना है, किन चीज़ों पे, सामने वाला अगर उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करे तो आपके पास क्या जवाब होना चाहिए, उसके बाद फिर ईवीएम किस रूप में खुलना चाहिए, फिर उसका डाटा कहाँ डालना चाहिए और आपको कैसे मॉनिटर करना है कि जो डाटा सामने आए फिर टेबल में डाला जा रहा है तो वो डाटा भी उसी रूप में जा रहा है कि नहीं। तो पूरे मतगणना, क्योंकि उसमें मैनुअल होता है तो उस लिहाज से एक एक छोटी से छोटी चीज़ अपने वर्कर्स को बीजेपी ने बताया। बीजेपी के सामने समस्या ये थी कि बहुत सारे पॉकेट में उनके नए वर्कर थे और उस लिहाज से जो ऑफिसर 3 काउंटिंग 4 काउंटिंग में 3-4 इलेक्शन में काउंटिंग करा रहे हैं और कईयों पे आरोप लगता है कि वो फेवर करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ये ज़रूरी था कि अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाए। टीएमसी ने भी एग्जैक्टली इसी काम को किया है, लेकिन इस तरह से मेथोडोलॉजिकल नहीं, बल्कि अलग अलग ज़िलों में अपने कार्यकर्ताओं को बुला के और लगातार ये कहा गया कि कैसे आपको एक एक बारीकी पे ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के लोग कोई मैनिपुलेशन कर सकें, और अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है। आज भी सौरभ, जिस प्रकार से इलेक्शन के दिन तक बीजेपी का वॉर रूम काम कर रहा था, वो इलेक्शन के दिन तक नहीं, आज भी बीजेपी का वॉर रूम वैसे ही काम कर रहा है काउंटिंग सेंटर से बाहर। बड़ी दिलचस्प ये लड़ाई है और बात हमने पश्चिम बंगाल की भरपूर की, बात असम की भी कर ले, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का, और बीजेपी इस राज्य को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि ये चुनाव वो जीतने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त असम में ही मौजूद हैं। आज असम की हवा की तासीर क्या कह रही है शोएब, और यहाँ पर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कल से ही हम गुवाहाटी में और दूसरी जगहों पर गए, लोगों से भी बात की। इसके अलावा दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के नेताओं से भी बात की। बीजेपी के जो नेता है वो कॉन्फिडेंट है। कल हमने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत भी की थी, वो तैयारियों में जुटे थे। पार्टी कार्यालय में जब हम गए, हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 3 डिजिट में नंबर आएंगे। वो 100 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, वो ये कहते नज़र आए। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है उनसे जब हमारी बात हुई तो ये कहते नज़र आए कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो तमाम एग्जिट पोल आए, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि 70 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे। तो कांग्रेस ये कहती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर आज का दिन अहम है और हेमंतो की तरफ से, जिस तरह से सीएम की तरफ से पूरा हमने कैंपेन देखा और उनके कंधे पर पूरा
जो असम की जो अगर बात करते हैं बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही है चुनाव के दौरान से ही कि वो तीसरी बार यहाँ पर सत्ता में आए लगातार, और ये बात कहते रहे हैं हेमंतो भी कि उनका जो प्रदर्शन है पार्टी का, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो पहले के मुकाबले अच्छा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें, उनका रिजल्ट आज क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। ये बात सच है कि कांग्रेस या दूसरी जो, चाहे हम AIUDF की बात करते हैं, तो इनको लेकर लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, तो बातचीत में भी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि उतना ज्यादा आत्मविश्वास इन पार्टियों में अब नहीं है और बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट यहाँ नजर आ रही है। अब तो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि असम में क्या होने जा रहा है। एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार तीसरी बार उसकी सरकार बनेगी और हिमंता के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा गया है, तो अच्छी खासी सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त हलचल ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर हमने देखा था कि रस्साकसी थी, ऐसा ही अब काउंटिंग सेंटर्स पर भी हालात हैं। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा पवन के पास चल लेते हैं। पवन, बताइए क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तैयारी है काउंटिंग को लेकर? बिल्कुल, बंगाल की जंग भवानीपुर पर टिकी हुई है और भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये संकरी गली शुवेंदु अधिकारी के फ्लैट की तरफ जाती है, जहां सारा मीडिया पहुंचा है। दरवाजा अभी हाउसिंग सोसाइटी का बंद है और सबकी निगाहें इस दरवाजे पर हैं। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे निकलेंगे और वो सीधे अपने भवानीपुर के कार्यालय जाएंगे। अगर कोई बवाल होता है या ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर आती हैं तो वो काउंटिंग सेंटर जाएंगे, वरना वो अपने ऑफिस से चुनाव पर नजर बनाकर रखेंगे। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी वो चेहरा रहे जो हर जगह पर लड़ते नजर आए। 2 सीटों से लड़ाकर उनकी जो प्रोजेक्शन थी उसने एक असर किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब नतीजों का दिन है तो शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो 9 बजे निकलेंगे। हर कोई कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है। आज जनता तय करेगी कि कौन कितना कॉन्फिडेंट शाम तक उभर कर आता है। पवन आप रहे, मैं असम वाली बात जो शोएब से पूछना चाही थी, देवेंद्र मैं आपके पास लेकर आ जाती हूँ कि अभी तक का जो असम का चुनाव लड़ा गया वो बीजेपी की ताकत पर लड़ा गया। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल क्योंकि लीड कर रहे थे, उनकी ताकत पर था। इस बार बीजेपी अगर माफ कीजिएगा असम का चुनाव जीत रही है तो क्या इसे हेमंत बिस्वा शर्मा की जीत कहा जा रहा है? इसमें कोई दो राय मीनाक्षी, और पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा सेंट्रिक इलेक्शन ही रहा। और आमतौर पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी कि दिल्ली बीजेपी और स्टेट में जितनी दखल रखता है, असम के मामले में वो एक तरह से आप कह सकती हैं कि वो एक्सेप्शन रहा है। और क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार डिलीवर करते रहे हैं तो उस लिहाज से एक तरह से उनको फ्री हैंड दिया गया। चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर लें, इलेक्शन नैरेटिव सेट करने की बात कहें, जैसे जो चीज़ें हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे बीजेपी के पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप समझें तो दिल्ली बीजेपी उनमें से कई सारी चीज़ों को बहुत अप्रूव नहीं करती। लेकिन हेमंता क्योंकि ये तर्क देते थे कि ग्राउंड पे इस चीज़ की ज़रूरत है, ग्राउंड पे इस तरह के बोलने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पर बीजेपी ने मियां मुसलमान वाली बात कह लें। हाँ, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो तो बिल्कुल नहीं होना था। और आपने देखा भी कि वो डिलीट भी किया गया, जिसको बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि वो घुसपैठियों के लिए था और मियां मुसलमान मतलब बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के लिए था, असम के मुसलमानों के लिए नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पे वो कतई वो अप्रूव नहीं किया जा सकता था। और बीजेपी को ये चिंता थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिरेल हो जाए। और हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से बात करें तो इलेक्शन को अपने एग्रेसिव अंदाज में ही लड़ते हैं वो। और आपने देखा होगा कि पूरे इलेक्शन के दरमियान उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि पब्लिक रैलियों में जब जा रहे हैं तो बोलने की कम ज़रूरत है, डांस कर कर अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। तो पूरे इलेक्शन को जैसे वो मैनेज कर रहे हैं, अगर जो नतीजे आते हैं, चाहे हार होती है या जीत होती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हेमंत बिस्वा शर्मा का है। बंगाल में भी उनको काफी इस्तेमाल किया पार्टी ने। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि सटा हुआ प्रदेश है और घुसपैठिए वाले मामले पे। लेकिन जब बंगाल वो जा रहे थे तो एक तरह से पार्टी की तरफ से उनको ये इंडिकेशन रहता था कि आपको असम वाले लैंग्वेज के हिसाब से बंगाल में नहीं जाना है। जैसे बंगाल में पब्लिक रैली के अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने आए तो पूरी तरह से उन्होंने घुसपैठिया केंद्रित रखा। और आप समझ सकते हैं कि अगर घुसपैठिए की समस्या को वो बता रहे हैं तो इनडायरेक्टली
एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैसेज इलेक्शन में देना चाह रहे थे वो दे रहे थे कि मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन बहुत एग्रेसिव वे में हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स को लेकर वहाँ भी बंगाल में बचाव करने की बीजेपी की रणनीति थी, और वो हेमंत बिस्वा शर्मा के बंगाल वाले बयान में दिख रहा था। जबकि असम में देखें तो असम में एकदम एग्रेसिवली वो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, उसके पीछे वजह भी थी। दो बातें एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं। वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी और 8 बजने के कुछ ही देर के बाद आप पहला रुझान इंडिया टीवी पर अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब वो किसका खाता खुलता है रुझानों में, वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी अहम बात, 7 बजे यानी अब से ठीक आधे घंटे के बाद रजत जी हमारे बीच में होंगे स्टूडियो में। उनके साथ जानिए आज पूरे दिन चुनाव का विश्लेषण, वोटों की गिनती में कौन आगे कौन पीछे, इसका देश की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये रजत जी से जानेंगे आज दिन भर। इस सब के बीच में हम दक्षिण की बात करना ना भूल जाएंगे, टी राघवन खासतौर पर उसके लिए आए हैं। राघवन, आप बताएं आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस राज्य के चुनाव में? ये देखिए, सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल चुनाव अगर इस बार हैं तो वो तमिलनाडु के चुनाव हैं, और उसकी वजह अब तो पूरा देश जानने लगा है कि जो एक्स फैक्टर जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो एक्टर विजय हैं। पहली बात ये पूछी गई थी कि क्या वो प्रशांत किशोर बनेंगे। ग्राउंड पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, हमें भी ऐसा लगा था स्टारडम है, फैंडम है, लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोलिंग के दिन हमने ग्राउंड पर देखा कि बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन में, उनकी पार्टी के समर्थन में वोट डाल रहे हैं। कैंडिडेट्स का नाम पता नहीं है, लेकिन विजय, विसल और टीवी के ये बार बार शब्द जो है तमिलनाडु में सुनाई दे रहा था। तो इससे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े जो है एक अंडर करंट वहाँ पर विजय के फेवर में है। क्या वो डिसरप्टर बनेंगे या वो किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, ये तो आप काउंटिंग में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा डिवाइड पहली बार तमिलनाडु में देखा गया, जहाँ पर 154 जो रूरल सीटें हैं वहाँ पर विजय ने क्या किया है, इसका डाटा, इसका एनालिसिस बहुत हद तक नहीं कर पाए लोग, क्योंकि वहाँ पर बहुत साइलेंट वोटिंग हुई। जो वोकल वोटिंग हुई, जो शोर शराबे के साथ, हल्ले हंगामे के साथ हुई, वो अर्बन की 80 सीटें हैं, जिसमें चेन्नई, सेलम, त्रिची, कोयम्बटूर, इस बड़े शहर जो भी हैं, मदुरई, ऐसे शहरों में लोगों ने खुलकर ये बताया सोशल मीडिया के जरिए कि इस बार उन्होंने टीवीके को वोट किया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट करते हुए विजय नजर आ रहे हैं। लेकिन रूरल एरियाज में खासतौर पर महिलाओं ने किसको वोट किया है, आज के नतीजे जो हैं जब सामने आएंगे तो इससे पता चलेगा कि टीवीके का क्या वहां पर हाल होने वाला। मतलब एक बात तो तय है कि टीवीके एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है, एक्स फैक्टर बनने जा रहा है, और इस पर निर्भर करेगा कि वो एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचा रहा है या डीएमके को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें। अमित, आप तो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है अपने राज्य से? वहां क्या होने जा रहा है? दीदी कितनी मुश्किल में है और बीजेपी कितने कॉन्फिडेंस में है? देखिए, इसको ना फेज वाइज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से जो वोटिंग हुई थी और पोलिंग हुई थी, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि हम 100+ के साथ आ रहे हैं सीटों के साथ, तो उसकी जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो वहाँ पर नॉर्थ बंगाल के हिस्से थे, और उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा या उत्तर दिनाजपुर को आप छोड़ देते हैं, तो बाकी जो ज़िले थे वहाँ पर बीजेपी ने गेन किया। और उनको पता था कि पिछली बार जो 2021 के चुनाव थे, बहुत कम मार्जिन में यहाँ पर सीटों से वो हारे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब आएगी जब सेकेंड फेज की बात आती है। सेकेंड फेज में जो तमाम ज़िले थे वहाँ पर टीएमसी का ज़बरदस्त दबदबा है, लेकिन सेंधमारी हुई है। और सेंधमारी कहाँ हुई है? महिला वोटों में हुई है। क्योंकि मैंने पिछले अगर बात करें कुछ दिनों में करीब 100 महिलाओं से बात की है, जिनमें ज़्यादातर अर्बन वोटर्स हैं और कुछ जो रूरल वोटर्स भी हैं। उनका ये मानना है ज़्यादातर अर्बन वोटर्स जो कोलकाता और आसपास की जो सीटें हैं, जिसे हम ग्रेटर कैलकाटा कहते हैं, तो 11 सीटें कोलकाता की होंगी और आसपास के जो सबर्ब्स के जो हैं इलाके हैं, यहाँ पर महिलाओं के अंदर गुस्सा था। किस बात का गुस्सा था? गुस्सा था जो पिछले दिनों चीज़ें हुई थी, चाहे वो आरजीकर की बात करते हैं या सौंदर्यखाली की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो 8:30 बजे के बाद घर से मत निकलिए, जिनको मैं जानता हूं, तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उन सब के बीच में ये इस बात ने बहुत ज़्यादा डेंट किया है। और ये मानते हैं कि ये परिवर्तन वो चाहते हैं। लेकिन जो रूरल में रहते हैं, जैसे कि जो काम करने आती हैं महिलाएं, जो छोटा मोटा काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, वो दीदी को लेके बहुत अभी भी सेंटिमेंटल है, सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उनको लुक्खिर भंडार मिलता है, उनके घर में उनके बच्चों को जुबो साथी के तहत पैसा मिलता है, साइकिल मिल जाता है, पढ़ाई के लिए भी खर्चा मिल जाता है, शादी के वक्त भी पैसा मिल जाता है। तो लेकिन ये जो डिवाइड हुआ है महिलाओं में, ये बीजेपी के लिए गेन है और यहाँ पर टीएमसी के लिए ये नुकसानदायक होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तादाद है वो तादाद कितनी है, क्योंकि जो दीदी के जो बेनिफिशरीज हैं वो दीदी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि यूथ भी जुड़ा हुआ है। अमित, क्योंकि बहुत सारे बंगाली लोगों से आपने बात की, आप खुद बंगाली हैं ही, उसमें एक चीज़ ज़रूर समझने वाली बात होगी कि जो हार्डकोर बंगाली स्पीकिंग बंगाली हैं जी, और जो बंगाली एंड हिंदी स्पीकिंग बंगाली हैं,
क्या उन दोनों के पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, उनके पॉलिटिकल थॉट, नैरेटिव, इन सब चीज़ों में इस बार के इलेक्शन में उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है? आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है, क्योंकि मेरी उनसे भी बात हुई। अमिताभ कंप्लीट करिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता देते हैं। कोलकाता में कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, बाहरी गाड़ियों को जगह नहीं दी जा रही है, हंगामे से बचने के लिए किया जा रहा है। कॉलोनी के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताकि हंगामा ना हो, क्योंकि आज के दिन हंगामे होने के पूरे आसार हैं और ये आपको कल रात से ही पता चल रहा होगा। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, तो ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए बाहरी गाड़ियों को जगह नहीं दी जा रही है। कॉलोनीज के बाहर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि आज काउंटिंग सही तरीके से पूरी हो पाए, मतगणना पूरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो पाए। मनीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कोलकाता के पोर्ट में, भवानीपुर इलाके में, चौरंगी में, बड़ा बाजार में, जोरासाको में, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत घनी आबादी है और इस जगह पर तमाम कॉलोनियों में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया है और हर इलाके में भारी पुलिस, भारी फोर्स तैनात किया गया है। मैं यहां पे मौजूद हूं, आप देखिए फोर्स अभी यहाँ डिप्लॉयमेंट चल रहा है। यहाँ से ही पूरे इलाके में, जहाँ खासतौर पर काउंटिंग सेंटर में तो फोर्स और पुलिस रहेगी ही, लेकिन यहाँ से अलग अलग पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगाए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बातचीत हुई है लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कह रहे हैं कि कोई हंगामा ना हो, पहले से ही ये प्रिकॉशनरी है, तैयारी करके रखी हुई है। खासतौर पर कॉलोनियों में बैरिकेड्स लगाए हैं कि जैसे ही नतीजे थोड़ा आते रहेंगे तो कॉलोनी से लोग घर से बाहर निकलेंगे तो एक पूरा मॉब किसी तरीके से ना आए, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ना आए, उसको लेकर ये तैयारी पुलिस ने यहाँ पर की है। वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, मरीज के पीछे आपको पुलिस बल सड़कों पर तैनात दिखाई दे रहा होगा। तो दो किस्म के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वहां आज काउंटिंग के दिन। एक तो बाहरी गाड़ियों की शहर में आने पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और दूसरा रिहायशी कॉलोनीज के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी वजह से लोगों का झुंड या मॉब वो ना बाहर निकल पाए, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ ना लगा पाए। और आप ये देखिए, आप काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। जो कर्मचारी हैं और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं पार्टियों के, वो अंदर जा रहे हैं। इस बार एक्सेस भी, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए क्यूआर कोड का एक प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने किया है। सिर्फ बंगाल में नहीं, 5 राज्यों में जहां पर आज वोटों की गिनती होनी है, वहां इस प्रक्रिया को लागू किया गया है।